Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is लिली गैल्स्टोन। तो हम जानेंगे लिली गैल्स्टोन के बारे में। लिली गैल्स्टोन मेड हिस्ट्री एट द 2024 गोल्डन ग्लोब एज द फर्स्ट इंडिजिनस पर्सन टू विन बेस्ट एक्ट्रेस इन ए मोशन पिक्चर ड्रामा। तो लिली ग्लैस्टोन जो है उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है 2024 के गोल्डन ग्लोब पे। वो पहली इंडिजिनस पर्सन बनी है जिन्होंने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मोशन पिक्चर ड्रामा में। वो उनका जो एक्सेप्टेंस था उनका स्पीच में ब्लैकफ्लिट लैंग्वेज में हुआ, जिसको कि ट्रांसलेट किया गया था स्टैंडर्ड ग्रीटिंग में, जो कि एक्सप्रेस कर रहा था लव और आइडेंटिटी को। ब्लैकफ्लिट लैंग्वेज के बारे में भी हम जान लें। ये आपका नेटिव लैंग्वेज है ब्लैकफिट पीपल का, जो कि इंडिजिनस ग्रुप है नॉर्थ अमेरिका के। ये बोला जाता है ब्लैकफिट नेशन में, मेनली आपका यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के रीजन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो हम जानेंगे इसके बारे में क्यों न्यूज़ पे आया, फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन के बारे में भी, और पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। Oil and Natural Gas Corporation ONGC has successfully initiated crude oil production from its Krishna Godavari 98/2 deep sea project in the Krishna Godavari basin of the east coast of India। तो कौन कर रहा है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, उन्होंने सक्सेसफुली इनिशिएट कर दिया है क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को KGDWN 98/2 डीप सी प्रोजेक्ट का कृष्णा गोदावरी बेसिन से, जो कि आपका ऑफ द ईस्ट कोस्ट में है। ये जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ये मार्क हुआ है डिले और एक्सटेंशन से, जिसका मकसद है बोल्स्टर करना ONGC के ओवरऑल ऑयल के प्रोडक्शन को और कॉम्बैट करना जो डिक्लाइन हो रहा है मैच्योर फील्ड का। कृष्णा गोदावरी बेसिन इट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश एंड बे ऑफ बंगाल, इज अ वास्ट डेल्टाइक प्लेन फॉर्म बाय कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। ये जो आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन है ये सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश और बे ऑफ बंगाल के वास्ट डेल्टाइक प्लेन एरिया पे, जो कि फॉर्म करता है कृष्णा और गोदावरी रिवर को, covering 15,000 square kilometer on land and 25,000 square kilometer offshore. It has 5 kilometer thick sediment deposited from late Carboniferous to Pleistocene। और ये कवर कर रहा है 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लैंड के लिए और 25,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफशोर एरिया को। 5 किलोमीटर थिक सेडिमेंट डिपॉजिट है लेट कार्बोनिफेरस से प्लेस्टोसेन इरा का। द बेसिन फीचर्स अपलैंड एंड कोस्टल प्लेन, फ्लड एंड डेल्टा प्लेन। ये जो बेसिन है ये फीचर कर रहा है अपलैंड, कोस्टल प्लेन, फ्लड और डेल्टा प्लेन को। नोटेबली द D6 ब्लॉक इन द बेसिन होल्ड इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व डिस्कवर बाय ONGC in 1983। Beside its geological significance, the basin is home to vulnerable olive riddle sea turtle। और नोटेबली जो आपका D6 ब्लॉक है बेसिन का वो होल्ड करता है इंडिया के लार्जेस्ट नेचुरल गैस के रिजर्व को, जिसको कि डिस्कवर किया गया है ONGC के द्वारा 1983 में ही। उसके अलावा इसका जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। ये जो बेसिन है आपका ये घर है वल्नरेबल ओलिव रिडल सी टर्टल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिखाया गया है कृष्णा गोदावरी वाले एरिया को, ये पलार पेनार है, ये कावेरी रिवर हो गया आपका, और ये प्रणहिता गोदावरी का एरिया हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हना रावती माइपी क्लर्क। तो हना रावती माइपी क्लर्क के बारे में हम जानेंगे। हना रावती माइपी क्लर्क एट 21 बिकम न्यूजीलैंड यंगेस्ट MP इन 170 ईयर्स, मेकिंग हिस्ट्री ड्यूरिंग द रिसेंट नेशनल इलेक्शन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है नाम मेंशन करके कि ये किस कंट्री की क्या बनी है। तो जो आपका हना रावती माइपी क्लर्क है जिनका एज 21 ईयर है, वो न्यूजीलैंड की यंगेस्ट MP बनी है 170 ईयर्स पे, जो कि एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है रिसेंट नेशनल इलेक्शन जो वहाँ पे हुआ था। In her inaugural speech, she performed the traditional Maori haka, emphasizing her commitment to her constituency and her role as a guardian of the Maori language, land and wisdom। और अपने इनॉग्रल स्पीच के दौरान उन्होंने परफॉर्म किया था जो ट्रेडिशनल माओरी हक्का है, फोकस किया अपने कमिटमेंट के ऊपर अपने कंस्टिट्यूएंट के लिए, और उनका जो रोल है गार्जियन ग्रुप में माओरी लैंग्वेज, लैंड और विजडम के लिए। माइपी क्लर्क अचीवमेंट इंक्लूड मैनेजिंग ए माओरी कम्युनिटी गार्डन एंड ऑथरिंग अ बुक। माइपी क्लर्क का जो अचीवमेंट है वो इंक्लूड करता है कि वो मैनेज करती है माओरी कम्युनिटी के गार्डन को और ऑथर किया एक बुक को भी। हर lineage इंक्लूड नोटेबल फिगर एडवोकेटिंग फॉर माओरी राइट एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। और उनका जो lineage है वो इंक्लूड करता है नोटेबल फिगर को, जो कि बात करते हैं माओरी के राइट और कल्चर प्रिजर्वेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चांदूबी फेस्टिवल। तो हम जानेंगे चांदूबी फेस्टिवल के बारे में। चांदूबी फेस्टिवल इज ए वाइब्रेंट इवेंट हेल्ड नियर चांदूबी लेक इन असम कामरूप डिस्ट्रिक्ट। जो चांदूबी फेस्टिवल है ये आपका एक वाइब्रेंट इवेंट है जो कि आपका चांदूबी लेक के नियर होता है असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट पे। तो कहाँ पे होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेलिब्रेटेड फॉर द पास्ट 14 ईयर द फेस्टिवल शोकास असामीज कल्चर विद एक्टिविटीज सच एज फोल्क म्यूजिक परफॉर्मेंस, ट्रेडिशनल डांस शो, लोकल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड असामीज क्यूसिन रोल। सेलिब्रेट किया जा रहा है इसको पास्ट 14 ईयर्स से। ये जो फेस्टिवल है ये दर्शाता है असम के कल्चर को, जो एक्टिविटी है जैसे कि फोक म्यूजिक परफॉर्मेंस, ट्रेडिशनल डांस शो, लोकल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और साथ साथ असामीज क्यूसिन स्टॉल को।
The festival has been providing an opportunity to generate livelihood for different tribe, रबाज, गरोज, गोरखास एंड टी ट्राइब। और ये जो फेस्टिवल है ये प्रोवाइड कर रहा है अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने के लिए जो लाइवलीहुड है अलग अलग ट्राइब्स के लिए, जिसमें कि रबाज, गरोज, गोरखा और टी ट्राइब आते हैं। चांदूबी लेक के बारे में भी हम जान लें। इट वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग ए मैसिव अर्थक्वेक इन द ईयर 1897। जो चांदूबी लेक है ये क्रिएट हुआ था जब आपका मैसिव अर्थक्वेक आया था 1897 के समय पे। इट इज़ अ वेरी प्रॉस्परस वेटलैंड ऑफ द स्टेट दैट हाउस न्यूमरस स्पीसीज ऑफ एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना। और ये आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस वेटलैंड है स्टेट का। ये हाउस करता है बहुत सारे स्पीसीज को, एक्वेटिक फ्लोरा और फोना का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया क्लब। तो हम जानेंगे इंडिया क्लब के बारे में। India planned to establish its own protection and indemnity entity named the India Club to provide insurance for ship operating along its coast and waterway। भारत जो है वो प्लान कर रहा है कि वो इस्टेब्लिश करेगा अपने खुद के प्रोटेक्शन और इंडेमनिटी PNI इंटाइटी को, जिसका नाम जो है इंडिया क्लब होगा, ताकि प्रोवाइड किया जा सके इंश्योरेंस को शिप के लिए जो कि ऑपरेट करेंगे उसके कोस्ट और वाटरवे पे। व्हाट आर PNI क्लब? ये जो PNI क्लब है ये है क्या? They are mutual insurance association that offer risk pooling and coverage for third party risk like cargo damage, war and environmental hazard। ये जो है ये म्यूचुअल इंश्योरेंस होता है जो कि एसोसिएटेड है। ये ऑफर करता है रिस्क पूलिंग को और कवर करता है थर्ड पार्टी रिस्क को, जैसे कि कार्गो डैमेज, वॉर या इन्वायरमेंटल हैजार्ड को। मकसद क्या है इसके पीछे का? दिस इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू इंटरनेशनल प्रेशर पार्टिकुलरली इन कॉन्फ्लिक्ट लाइक रशिया यूक्रेन सिचुएशन। द इंडिया क्लब विल इनिशियली फोकस ऑन इंश्योरिंग शिप इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक मूवमेंट लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। और ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है रिड्यूस करना वल्नरेबिलिटी को इंटरनेशनल प्रेशर के लिए, मेनली जो कॉन्फ्लिक्ट है आपका रशिया यूक्रेन जैसे सिचुएशन को लेके। इंडिया क्लब जो है वो इनिशियली फोकस कर रहा है कि ये इंश्योर करेगा शिप को जो कि इन्वॉल्व है डोमेस्टिक मूवमेंट में, जिसको कि लेड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। Global PNI Club, international group of PNI Club headquartered in London. This group comprised 13 club covering around 90% of the world ocean going vessel। जो आपका ग्लोबल PNI क्लब है ये इंटरनेशनल ग्रुप है PNI क्लब का, जिसका हेडक्वार्टर लंदन पे है। ये जो ग्रुप है ये कंप्राइज करता है 13 क्लब को। ये कवर करता है अबाउट 90% वर्ल्ड के ओशियन गोइंग व्हीकल का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ICAR सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो ICAR का सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके बारे में हम जानेंगे। ICAR सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज प्रपोज की पॉलिसी सजेशन इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ मैराइन फिशरी एक्ट टू इनहेंस इंडियाज मैराइन फिशरी सेक्टर। ICAR और सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI ने प्रपोज किया है की पॉलिसी सजेशन को, जिसमें कि इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है मैराइन फिशरी एक्ट को, ताकि इन्हेंस किया जा सके भारत के मैराइन फिशरी सेक्टर को। क्या रिकमेंडेशन दिया गया है सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा? इंट्रोडक्शन ऑफ मैराइन फिशरी एक्ट, कि इंट्रोड्यूस किया जाए मैराइन फिशरी एक्ट को। इसका मकसद है रेगुलेट करना फिशिंग इन एरियाज जो कि बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर है, एड्रेस करना पॉलिसी को और लेजिस्लेटिव वैकम को, institutionalize regular stock assessment, establishing a national guidelines for eco labeling of marine fishery resource। और ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है रेगुलर स्टॉक के असेसमेंट को, इस्टेब्लिश कर रहा है नेशनल गाइडलाइंस को इको लेबलिंग के लिए मैराइन फिशरी रिसोर्स का। स्ट्रीमलाइन ओपन सी मैरिकल्चर विथ ए फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, और ये स्ट्रीमलाइन कर रहा है ओपन सी मैरिकल्चर को जिसका फोकस है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। Implement AI mediated automated mechanism for landing estimation and tracking fishing vehicle। ये इम्प्लीमेंट कर रहा है AI mediated automated mechanism को लैंडिंग एस्टिमेशन के लिए और ट्रैक कर रहा है फिशिंग व्हीकल को। फोकस रिसर्च ऑन डीप सी एंड नॉन कन्वेंशनल फिशरी रिसोर्स, ये फोकस कर रहा है जो रिसर्च है डीप सी और नॉन कन्वेंशनल फिशरी रिसोर्स के ऊपर। इस्टेब्लिश कर रहा है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को ओवरसी करने के लिए डीप सी फिशिंग को, और ये स्ट्रेंथन कर रहा है इंश्योरेंस को फिशर्स के लिए। इंडिया स्टेटस इन मैराइन फिशरी, भारत का जो स्टेटस है मैराइन फिशरी को लेके। इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड सेकंड इन एक्वाकल्चर, लैक कंप्रिहेंसिव लेजिस्लेशन फॉर मैनेजिंग मैराइन फिशरी बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल। To address this, the government has proposed the Indian Marine Fishery Bill for sustainable development in the exclusive economic zone। भारत जो कि तीसरा लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है और सेकंड है एक्वाकल्चर पे, लेकिन कमी है वहाँ पे कंप्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की मैनेज करने के लिए मैराइन फिशरी को, जो कि बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल से पड़ता है। एड्रेस करने के लिए इसी को गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है इंडिया मैराइन फिशरी बिल को, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए भी।
Initiative include the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana 2020, National Policy on Marine Fishery 2017 and Fishery and Aquaculture Infrastructure Development Fund 2015। और जो इनिशिएटिव है इसके लिए जो कि इंक्लूड करता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 को, नेशनल पॉलिसी एंड मराइन फिशरी 2017 और फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 2015। तब हम ICAR सेंट्रल मराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में भी जान ले। तो इसको स्टेब्लिश किया गया था 1947 में। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। 1967 में इसको ज्वाइन किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR फैमिली के द्वारा, और ये लीडिंग ट्रॉपिकल मराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया विश्व का, जिसका हेडक्वार्टर कोची केरला पे है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कोची केरला पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट। तो हम जानेंगे जो प्रोटेक्शन की बात कही गई है प्लांट के वैरायटी की और फार्मर के राइट के बारे में। Delhi High Court had ruled in favor of PepsiCo, allowing the company to claim a patent for the potato variety used in its potato chip। दिल्ली हाई कोर्ट ने रूल किया फेवर में पेप्सिको के, जो कि अलाउ करता है कंपनी को क्लेम करने के लिए जो पेटेंट है पोटैटो का वैरायटी को लेके, जिसका उपयोग होता है पोटैटो चिप्स बनाने में। पेप्सी ने फाइल किया था एक अपील को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 जो एक्ट है उसके अंतर्गत, और उन्होंने चैलेंज किया था। जो ऑर्डर था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी इन द दिल्ली हाई कोर्ट में, जो डिसीजन था उसने ओवरटर्न कर दिया प्रीवियस ऑर्डर को, जिसको कि रिवोक किया गया था पेप्सी पेटेंट प्रोटेक्टेड पोटैटो वैरायटी FL 2027 के माध्यम से, जिसका उपयोग होता है चिप प्रोडक्शन में। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 जो है इसको इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा भारत का। एक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है इस्टेब्लिश करना एक सिस्टम को जो कि प्रोटेक्ट करेगा प्लांट के वैरायटी को, और जो अधिकार है फार्मर का और प्लांट ब्रीडर का। Recognizing and protecting farmer right for their contribution to conserving, improving and making available plant genetic resource। और ये रिकॉग्नाइज करेगा और प्रोटेक्ट करेगा फार्मर के अधिकार को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, कंजर्विंग, इंप्रूविंग और अवेलेबल कराएगा प्लांट के जेनेटिक रिसोर्स को, सेफगार्डिंग रिसर्चर राइट एंड द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, और ये सेफगार्ड करेगा रिसर्चर के अधिकार को भी और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेरेग्राइन लूनर लैंडर। तो हम जानेंगे पेरेग्राइन लूनर लैंडर के बारे में। अ प्राइवेट US स्पेसक्राफ्ट पार्ट ऑफ नासा कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस इनिशिएटिव टू कप विद द पेरेग्राइन लैंडर मॉड्यूल एंड वल्कन रॉकेट बिल्ड बाय प्राइवेट स्पेस कंपनी। जो आपका एक प्राइवेट US स्पेसक्राफ्ट है जो कि पार्ट था नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस इनिशिएटिव का, वो टू कप किया है पेरेग्राइन लैंडर मॉड्यूल के साथ और वल्कन रॉकेट के साथ, जिसको कि बिल्ड किया गया था प्राइवेट स्पेस कंपनी के द्वारा। This mission aims to be the first US spacecraft to land on Moon in over 50 years and would have marked the first landing of a private spacecraft on the moon। और ये जो मिशन है इसका मकसद है कि ये पहला US का स्पेसक्राफ्ट होगा जो कि लैंड करेगा मून पे 50 इयर्स के दौरान, और ये जो है पहला लैंडिंग होगा प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट का मून पे। पेरेगियन मिशन 1 जो कि एक प्राइवेट लूनर लैंडर था, इसको इनकाउंटर करना पड़ा था एनोमली का, और वो जो था नहीं सॉफ्ट लैंड कर पाया था मून पे प्रोपेलेंट लीक के कारण। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिखाया गया है, जो पेरेगियन लूनर लैंडर है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो मून में 23 फरवरी तक पहुंच जाएगा। जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ आपका US के द्वारा वो दिखाया गया ब्लू डॉट के द्वारा, US का जो सर्वे है वो, और ये चाइना के द्वारा जहाँ पे चेन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये सबको अलग अलग डॉट के द्वारा यहाँ मून पर रिप्रेजेंट किया गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.